यस मास्टर, आपको किसी को भी कोई अनुभव शेयर करना है तो मोनिका जी से बात कर सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर। यस, बोलिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा शायद। अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। नहीं, मैंने ध्यान में है ना सबको म्यूट कर दिया था ध्यान के टाइम पे। जी। तो उनको अनम्यूट करने के लिए बोलना पड़ेगा, उनके पास परमिशन नहीं है। नहीं, ये प्रिंस ने अनम्यूट किया अपने आप को। प्रिंस जी बोलिए। प्रिंस। थैंक यू मैम। हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान हुआ मैम, बहुत बढ़िया। सेंसेशन भी हो रहे थे और पूरी तरीके से ध्यान लगा मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा। वापस आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, इतना बढ़िया ध्यान करवाया आपने, बहुत अच्छा मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू प्रतिभा जी। मैम इसका थैंक यू ऑडियो मैम। वीडियो मिल सकता है क्या, इसका ध्यान का जो आपने आज करवाया? इसका ऑडियो वीडियो मिल सकता है क्या, लिंक वगैरह कुछ है तो? हाँ, शायद अपलोड करेंगे ये लोग यूट्यूब पे, तो मिल जाएगा आपको। हाँ मैम, बहुत अच्छा हुआ। मतलब आज ऐसे लगा कि मतलब काफी दिनों, वैसे बीच बीच में कभी कभी ऐसे चेतना आ जाती है, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं आई। पूरे शुरू से जो लगा वो आखिरी तक लगा ही रहा। तो इस तरह का ही जैसे कोई आप जैसे करवाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है मैम करने में, तो अच्छा आज के लगता है तो। आज के दिन की ऊर्जा बहुत हाई है, आज अमावस्या है और ऊपर से ग्रहण भी जी। है। हाँ जी। इसलिए आज ध्यान करना बहुत इजी है। कोई अच्छा भी अच्छा। करवाता तो अच्छा ही होता आपका आज का ध्यान। फिर भी मैम आपका ये ऑडियो वीडियो मैं चाहूंगी कि मिल जाए तो अच्छा मैं रहेगा। या मिल जाएगा। मैं थैंक यू मैम मैम। मुझे भी मैम, चाहिए। एक्सक्यूज मी। मैम, मुझे ये मैम जानना मुझे था, जैसे ब्लू लाइट और वो लाइट तो दिख जाती है कभी कभी पर्पल, लेकिन और नीचे की लाइटें कभी नहीं दिखती मुझे। दैट्स ओके, डोंट वरी। और ब्लू और पर्पल लाइट तो मुझे बचपन से ही दिखती है, जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ। अच्छा है। हाँ, लेकिन और लाइट्स कभी नहीं दिखती हैं कि ग्रीन ऑरेंज या कोई इट्स रेड, ओके। मतलब ऐसा, और ऐसा इमेजिनेशन में भी कुछ ऐसा नहीं आता है। दैट्स ओके। कब हम लोगों का सबका अलग अलग रहता है स्ट्रेंथ। हाँ। तो किसी का विजुअलाइजेशन का इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है, तो इट्स ओके। और एक चीज और पूछनी थी, जैसे आपने जो बोला पैरों के 1 मीटर नीचे चक्र का, वो मतलब वो, हाँ, क्या वो मतलब ऐसा 1 मीटर नीचे होते हैं पैरों से? धरती से, हाँ धरती में तो हम बाहर लोग तो जैसे कोरा में। चलते रहते हैं या कुछ है, तो क्या वो वैसे ही मतलब रहता है? हाँ हाँ। अच्छा। और उसका फिर क्या रोल है? वो धरती की कोर से कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा अच्छा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैम, ये आज मैम की रिकॉर्डिंग बहुत मिल अच्छा जाएगी ना? था, मेनी मेनी थैंक्स मैम। आज की रिकॉर्डिंग, मैम ये हाँ, मेडिटेशन। मुझे मिल जाएगी आपको आज की रिकॉर्डिंग। ओके। थैंक यू मैम। मैम रिकॉर्डिंग मुझे भी चाहिए, बहुत अच्छा लगा आज का। सबको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, बोला ना, सबको मिल मैम जाएगी। सभी को ये कल चैनल पे डल जाएगी, माता टीवी पे। तो आप लोग सब वहां से चेक कर देख सकते हैं, यूट्यूब पे डल जाती है मैम। मैम जी मैं सर बोलिए। मैम मैम, आज का जो ध्यान था वो इतना अच्छा था, जैसे जैसे आप लाइट बता रहे थे, हर एक चक्रस की मुझे बिल्कुल एक्यूरेट अपने आप लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, और वो हाँ। जा रही थी सारे चक्रस पे। सारी लाइट्स मैंने देखी, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, और उसका था स्काई ब्लू, वॉयलेट, और सहजदार पे एक पिंक कलर का लोटस ओपन हुआ, ओ जिसके अंदर वाह। व्हाइट लाइट थी। और उसके हाइट के अबव भी मैंने एक लाइट देखी है, जो गोल्डन, उसमें सारी लाइट थी जो नीचे की थी, और बीच में व्हाइट लाइट थी जो बड़ी स्मूथली मूव कर रही थी पूरी बॉडी। सुपर सुपर, वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपके चक्र काफी एक्टिव ओपन है और मैम बैलेंस्ड भी। बट मुझे लगता है एक नेवल चक्र में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मुझे लगता है मुझे प्रॉब्लम है नेवल चक्र में। बट लाइट्स बड़ी ओपन, बड़ी मतलब क्लियर विजुअलाइज थी,
और ऐसे लग रहा था चक्रास ऐसे रोटेट कर रहा है, मुझे लग रहा था मैं भी शायद रोटेट कर रहा हूँ, इतना फास्ट वो मूव कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही मूव कर रहा हूँ रॉन्ग। सुपर्ब एक्सपीरियंस। अच्छा है, गुड। अब मैम कंटिन्यू। ये इमेजिनेशन नहीं है, मतलब वैसे रियल, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये तो बिल्कुल रियल में घुस गया अंदर। तो अब वापस आता तो ऐसे दिमाग में लगता है इमेजिनेशन तो नहीं था। नहीं नहीं, जरा भी नहीं। मैम मुझे एक चीज बात पूछनी है कि जैसे हम लोग अगर चक्रा पर वो करें मेडिटेशन, मतलब एक चक्रा पे कितनी देर तक हम लोग उसमें करें चैंटिंग? आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। अच्छा, कोई ऐसा नहीं कि 3 मिनट या 5 मिनट या? अच्छा, कितना भी। तो क्या मतलब मिनिमम से मिनिमम भी अगर करें तो उतना इनफ रहता है? हाँ अच्छा, क्योंकि कभी कभी टाइम कम रहता है तो फिर वो लगता है कि जल्दी जल्दी, हाँ तो हाँ। 1-1 मिनट का अगर हम ध्यान करते हुए चलते हैं तो ठीक है। वो और मैम एक प्रोसीजर यही रहेगा जैसे आपने बताया, हम्म। मैम उसमें मतलब। मेरे को लम वम यम रम ये पूरे मंत्रास भी इवन विजुअलाइज हुए हैं। वाह, सुपर सुपर, वेरी गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी ग्रीष्ा, नहीं ग्रीष्ा, ग्रीश, ग्रीश, शायद वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी नॉलेज शेयर करते हैं, सिस्टम शेयरिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। मैम हम कंटिन्यू कीजिए। हेलो। ये मास्टर जिसका भी कोई सवाल रहता है वो बाद में मैम से पूछ लेना। अभी मैम जो सब्जेक्ट पे जा रही है तो आप सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए प्लीज। ओके मैम, कैरी ऑन। या ओके, तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है 12 स्पिरिट यूनिवर्सल लॉ, मतलब कि सार्वभौमिक जो कानून है 12, जिससे ये पूरी दुनिया चलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कानून है वो है यूनिवर्सल वननेस। वननेस का जो कानून है वो सबसे पहला है। तो यहाँ पे ये कानून में ये समझाया गया है कि जो सबसे पहला जो इल्यूजन है, जो सबसे पहली जो माया है जिसमें हम मनुष्य बिलीव करते हैं, वो है कि हम एक दूसरे से सब लोग अलग अलग हैं, और जिसकी वजह से हमें ये सारी जो तकलीफें होती है, पेन होता है, दर्द होता है, एंगर, गुस्सा आता है, वो उसी इल्यूजन की, उसी भ्रमणा की वजह से होता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि हम सब अलग अलग हैं। तो इसीलिए हमारा जो ट्रू नेचर है, जो ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस है, उससे हम बहुत दूर हो जाते हैं। हमारा जो सोर्स है उससे हम बहुत दूर हो जाते हैं। ये लॉ ये कहता है कि जो भी हर चीज है यूनिवर्स में वो कनेक्टेड है। मतलब आप अभी जिस गद्दे पे बैठे हो या जिस चेयर पे बैठे हो, वो चेयर, फिर सोफा है, या घर के जो नीचे जो मार्बल है, सीलिंग फैन है, सीलिंग है, बाहर दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसीलिए हम लोग लाइफ में जो भी चॉइस लेते हैं, वो चॉइस और एक्शन जो अगर हमने सोचे बिना किया, सोचे समझे बिना किया, या समझ के भी किया, तो उसका असर पूरी यूनिवर्स में होता है। तो अगर हमें ऐसा कोई कह दे कि तुमने जो डिसीजन लिया उससे इतने सारे लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं, इतनी सारी चीजों पे प्रभाव आ सकता है, तो हम सब डर जाते हैं ना। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हो जाता है जब हमें ये पता चले कि हम किस तरह से सबके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी एहसास होता है, एम्पैथी का एहसास होता है ना, सहानुभूति का एहसास होता है। तो फिर जब हमें सहानुभूति का एहसास होने लगे, हमें लगे कि ट्रूली हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं,
अगर एक का दर्द हमें भी महसूस होने लगे, एक की खुशी हमें भी महसूस होने लगे, तो फिर हमारा जो जीवन है वो हम हमारे हृदय से जीना शुरू कर देते हैं, हमारे हार्ट सेंटर से जीना शुरू कर देते हैं, तब वो सही रास्ता है ना। फिर उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। तो जो सबसे पहला जो कानून है वो है यूनिवर्सल वननेस का। अभी जो दूसरा कानून है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको लगेगा कि मैक्सिमम ये 12 में से 7 से 8 जो कानून है ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। और वो जो कानून है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सबने सुना है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फेमस हो गया था, रोंडा ब्राउन की बुक थी द सीक्रेट, उससे। लेकिन द सीक्रेट, रोंडा बर्न ने भी जो ये बुक लिखी द सीक्रेट, उनके पीछे की जो इंस्पिरेशन थी वो और एक बुक थी 1910 में लिखी गई थी, वॉलेस डी वाटर्स ने लिखी थी। उन्होंने बुक का नाम था साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ये बुक से इंस्पिरेशन मिली रोंडा जी को, और फिर रोंडा जी ने द सीक्रेट मूवी पहले बनाई और फिर बाद में उन्होंने बुक लिखी। और फिर उसके बाद तो बहुत सारी बुक आई उनकी, मैजिक, पावर, हीरो, बहुत सारी सीरीज में आती गई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है कि कैसे काम करता है। ठीक है, हम जिसमें यकीन रखते हैं, हम जिसको बिलीव करते हैं, वो वही चीजें हमारे साथ घटित होती है। ठीक है, तो हमने जो सोचा, हमने जो महसूस किया हमारे अंदर, वही बाहर हमारे साथ होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, मिरर होता है। ठीक है, तो इसका जो सार है वो क्या है, वॉट वी बिलीव इज वॉट वी बिकम। मतलब हम जो हमारे बारे में यकीन रखते, सिर्फ सोचते नहीं है, यकीन रखते हैं, मतलब उसमें फीलिंग्स भी हुए इन्वॉल्व होती है। जो हम हमारे बारे में यकीन रखते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, तो आपको सच में लोग खूबसूरत नहीं मानेंगे, क्योंकि आप खुद को खूबसूरत नहीं मान रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये काम नहीं आता, तो आपको सच में वो काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और शायद कभी वो काम आप नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने बारे में जो भी यकीन रखते हैं, जो भी धारणाएं रखते हैं, वही रियल लाइफ में फलीभूत होती है। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप एक समृद्ध लाइफ, समृद्ध जीवन जी रहे हो, तो आप देखेंगे कि लाइफ के हर एक पहलू में आपको समृद्धि मिलेगी। चाहे जो रिश्ते हो, या पैसा हो, या करियर हो, या फ्रेंड्स हो, जो भी हर एक चीज में आपको समृद्धि मिलेगी। तो आपका यकीन वही यूनिवर्स का यकीन, और वही यूनिवर्स उसी तरह से चलेगा और उसी तरह से आपको रिजल्ट्स आपके सामने दिखाई देंगे। तो ये था सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करती है ना, कोई भी चीज एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। तो ये एक्चुअली साइंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस है, पीछे का विज्ञान है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों इस तरह से काम करता है। तो ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब वाइब्रेट करती है, सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी रहती है। एक छोटा सा सेल लेके एक छोटा सा एटम, हर चीज वाइब्रेट करती है, हर एक की अपनी एक एनर्जी, वाइब्रेशन की वजह से हर एक की एक अपनी एनर्जी होती है, हर एक की अपनी एक मूवमेंट होती है। ठीक है, तो वो फिर ये वाइब्रेशन में कैसे होता है, आपने, अगर आप में से किसी ने स्कूल में तो पता नहीं मुझे वो एक्सपेरिमेंट था कि नहीं, लेकिन कॉलेज में जरूर था, जिन्होंने अगर साइंस लिया होगा, तो वो दो ट्यूनिंग फॉर्क रहते हैं। ठीक है, और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी, ये दो फॉर्क रहते हैं, दोनों को वाइब्रेट करते हैं ऐसे करके, और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना, तो एक जोर से साउंड आता है, उसे रेजोनेंस कहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो जो मतलब
जो इंडिविजुअल साउंड होता है उसका सम होके भी मल्टीपल टाइम्स उससे ज्यादा एक बड़ा साउंड आता है, तो उसे रेजोनेंस कहते हैं। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जैसे आप हो वैसे ही आपके तरफ आप लोग आते हैं या चीजें आती हैं आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ जो मैच हो वैसा। ठीक है, तो हमें हमारी फ्रीक्वेंसी से ही हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, हमारे रिलेशंस बनते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है कि क्या एक पैरामीटर है, क्या एक परिमाण है कि जिससे हम हमारे प्रोग्रेस को नाप सके, वो हमारा फ्रेंड सर्कल है, जिससे हमारा रोज उठना बैठना होता है, बातें करना होता है। उनका जो फ्रीक्वेंसी लेवल है जनरली वो 5 लोगों का जो एवरेज रहता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल रहता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि आप जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ोगे ना, आपका खुद का फ्रीक्वेंसी लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। और फिर वो जो लोग हैं जिनके फ्रीक्वेंसी बहुत नीचे है, वो अपने आप ही आपकी लाइफ में से आपके कुछ किए बिना ही वो आपकी जीवन से धीरे धीरे अलग होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ेगा। क्योंकि वहां पे कोई मेल ही नहीं है, वहां पे कोई रेजोनेंस ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो ट्राइब है, ट्राइब मतलब आपका जो ग्रुप है, वो आपके फ्रीक्वेंसी पे डिसाइड होता है। ठीक है, तो अभी आपकी लाइफ में कोई लोग है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको नहीं पसंद है। ठीक है, आप उसे कैसे चेंज करेंगे? आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो लो फ्रीक्वेंसी लोग है वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, जो लो फ्रीक्वेंसी सिचुएशन है वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में आपको कौन सहायता करता है? ध्यान सहायता करता है, राइट। तो आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाओगे वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी और आगे बढ़ती जाएगी, और वैसे ही आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी से काम करेगा दूसरों की कंपैरिजन में। बहुत जल्दी से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हायर होती जा रही है। तो जो चौथा कानून है वो है द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब कि सिमिलैरिटी, समानता। तो ये भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड टू लॉ ऑफ वननेस, यूनिवर्सल वननेस है। तो इसमें क्या कहते हैं कि पैटर्न्स जो रहती है वो पूरे यूनिवर्स में रिपीट होती है। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हमारे शरीर में जो कोश रहते हैं, जो सेल रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वो आपको सेम दिखेगा जैसे एक सोलार, हमारी जो सोलार सिस्टम है उसके जैसा है, या गैलेक्सी जैसा, है ना। तो जो पैटर्न है वो माइक्रो लेवल से, मतलब एकदम छोटे स्तर से लेके मैक्रो लेवल तक, बड़े स्तर तक, पूरे यूनिवर्स का वो सबका सेम ही रहता है पैटर्न। अगर आपने फिबोनाची सीरीज के बारे में सुना होगा, तो फिबोनाची सीरीज एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है जो हर एक क्या बोलते हैं, हर एक जो क्रिएशन है, हर एक जो जीव है धरती माता पे, वो फिबोनाची सीरीज जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको फॉलो करता है। मतलब कि एक फूल ले लिया तो फूल की जो पंखुड़ियां हैं उसके शेप प्लस नंबर ऑफ पंखुड़ियां, वो सब एक रिदम को फॉलो करते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसीलिए हमारे शास्त्र में एक श्लोक भी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जैसा हमारे शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। ठीक है, और हमारे वेद के जो श्लोक है ना उसकी खासियत ये है कि एक एक श्लोक का मल्टीपल मीनिंग हो सकता है, और ये मीनिंग आप जैसे जैसे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो रिवील होता जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कोई भी श्लोक का मीनिंग अगर कोई आपको कहे तो वो उसकी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है, या तो अभी जो बात चल रही है उसके कंटेक्स्ट के हिसाब से है। तो जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसको फ्रैक्टल यूनिवर्स कहा गया है क्योंकि हर पैटर्न मैच होती है। तो
ये हम लोगों ने फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि फिजिकल स्ट्रक्चर में ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में जो दूसरे भी है चीजें, वो उसमें भी एक पैटर्न रहते हैं कि मान लीजिए कि आपके बॉस के साथ हमेशा अच्छा रिलेशन नहीं रहा है, तो आप क्या करते हो, आप जॉब चेंज करते हो, आप दूसरी जॉब में जाते हो, लेकिन दूसरी जॉब में गए तो वहीं पे वापस वही इशू आ गया, आपके बॉस के साथ आपका कुछ तो इशू चल रहा है। या तो फिर आपका मान लीजिए जो यंगस्टर्स रहते हैं उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स रहते हैं वो सब, तो आपका एक गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है और कुछ एक पैटर्न है वो रिश्ते की, आपने ब्रेकअप कर लिया, वो पैटर्न से तंग आके आपने ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, आप फिर एक नए रिलेशन में गए, तो नए रिलेशन में गए तो वापस से वही पैटर्न आया, ठीक है। तो जब तक हम लोग ये पैटर्न से सीखते नहीं है ना, तब तक हमारी लाइफ में वो पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। तो वो पैटर्न से ऊपर आने का तरीका क्या है कि हमें हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, हमें हमारा वाइब्रेशन बढ़ाना है, ताकि हम वो जो अनवांटेड पैटर्न है, अनवांटेड पैटर्न की जो फ्रीक्वेंसी है, हम उससे ऊपर उठ सके, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर जो फिफ्थ लॉ है वो है द लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। अभी इंस्पायर्ड एक्शन मतलब कि अभी हम लोगों ने मैनिफेस्ट कर लिया, हम लोगों ने बहुत सारे अफर्मेशन बोल दिए कि आई एम अर्निंग दिस मच मनी एवरी मंथ, या आई एम बाइंग दिस कार, या आई एम हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ माय मदर इन लॉ, मेरी सास के साथ बहुत अच्छे से जमती है, या मैंने मेरी लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना दिए। तो आपने कुछ अलग अलग लेवल पे अफर्मेशंस डाले, आपने बोला, लेकिन उसके लिए एक्शन भी तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ बोल दिया उससे हो जाएगा वैसा तो नहीं है, आप एक जगह पे बैठ जाओ बोल के वैसा तो नहीं चलेगा, राइट। तो उसके लिए एक्शंस भी चाहिए। तो यही है, ये जो सिद्धांत है वो वही बताता है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर लिया, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा ली, लेकिन उसके साथ साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा। तो वो कर्म है, तभी वो जाके आपके जो अफर्मेशंस है या जो भी आप पाना चाहते हो लाइफ में वो आएगा। तो जनरली लोग ये वाला स्टेप भूल जाते हैं कि मांग लेते हैं, लेकिन वो फिर उसके बाद जो एक्शंस रिक्वायर्ड रहते हैं उसमें उनका जीरो एफर्ट्स रहता है। तो इसीलिए हम जब इंटेंशंस डालते हैं तो उसके साथ साथ हमें एक्शन भी लेना जरूरी है, हमें कर्म भी करना जरूरी है, और वो कर्म हमारे इंटेंशन के साथ मैच भी होने चाहिए। मतलब अभी मान लो कि मैंने बोला मेरी सास के साथ मेरे रिश्ते सुधर जाए, और फिर मैं दूसरे दिन जाके सास के साथ झगड़ के आऊं वैसा नहीं, राइट। तो वो मेरा एक्शंस मेरे इंटेंशन के साथ, मेरे जो अफर्मेशंस है उसके साथ मैच होना चाहिए। तो मैं जब दूसरे दिन जा रही हूँ, चाहे कितना भी बुरा रिश्ता हो या कितनी भी बुरी सिचुएशन हो उस टाइम पे, लेकिन मुझे अवेयर रहना है और मुझे ध्यान में रखना है कि मुझे वो रिश्ता बिगाड़ना नहीं है उस टाइम पे, है ना। तो वैसा हमारे जो एक्शंस है वो हमारे अफर्मेशंस के साथ मैच होने चाहिए। अगर वो दोनों अलाइन हो जाते हैं ना, तो मैनिफेस्टेशन एकदम फास्टर हो जाता है। तो ये इंस्पायर्ड एक्शन था। तो यहाँ पे कहा है कि अगर हम एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अगर हम कुछ भी एक्शन नहीं लेते, हम ऐसे स्थिर या कुछ भी किए बिना रहते हैं, तो यूनिवर्स भी ऐसे ही स्थिर कुछ भी किए बिना ही रहते हैं। तो वॉट एवर वी डू, यूनिवर्स उसको मिरर करता है। अभी जो छठा लॉ है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण और उसका असर, इफेक्ट मतलब असर शायद, ठीक है। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है या जो पूरा वर्ल्ड है या धरती पे जो है डायमेंशन हमारा, वो पूरा कॉजल वर्ल्ड है। कॉजल मतलब कि यहाँ पे कारण के बिना कुछ भी नहीं होता। मतलब कि अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो उसके पीछे एक कारण है, और वो कारण किसने क्रिएट किया होता है, हमने खुद ने क्रिएट किया होता है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये जो अभी मेरे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो आप किसी और को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो अभी आपके साथ जो हो रहा है उसके पीछे जो कारण है वो कारण आपने खुद ने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है।
तो यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बाय चांस हो। हम कहते हैं ना कि पेड़ का पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता, उसके पीछे भी कोई एक वजह रहती है। ठीक है, तो कुछ भी मतलब कुछ भी, नॉट अ सिंगल थिंग यूनिवर्स में विदाउट रीजन होता है। हर चीज के पीछे एक कारण रहता है, और वो कारण के जो क्रिएटर है वो हम खुद है। और इसीलिए कहते हैं ना कि हम जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं। वो कारण शायद आपने इस लाइफ टाइम में ना क्रिएट किया हो, पिछली कोई लाइफ टाइम में क्रिएट किया हो, लेकिन कारण तो हमसे ही क्रिएट हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों को हमारे साथ जो भी हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरी 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 जिम्मेदारी हमें खुद को ही लेनी है। ठीक है, किसी और को हमारी सिचुएशन के लिए जरा भी जिम्मेदार नहीं ठहराना है। हमें ये जान लेना है, हमें ये मान लेना है कि इसके पीछे की वजह मैं ही हूँ। और इसीलिए हमें सेल्फ एनालिसिस करना है, रिफ्लेक्शन करना है, फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। ठीक है, ध्यान करके, ताकि हम वो फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठ जाए। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठने सिर्फ ध्यान करने से नहीं होगा। फिर वो फ्रीक्वेंसी को अगर ऊपर उठाना है तो आपको पहले अपने आप को माफ करना पड़ेगा, वो कारण क्रिएट करने के लिए। फिर आपको दूसरों को माफ करना होगा, क्योंकि आपने कभी ना कभी तो दूसरों को गलत ठहराया ही होगा, जिम्मेदार ठहराया होगा। तो दूसरों को भी माफ करना है, खुद को भी माफ करना है, खुद से प्यार करना है, दूसरों से प्यार करना है। तो ये सारी चीजें तब भी पॉसिबल है अगर आप ध्यान करोगे, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी तो ये सारी चीजें करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर जो ध्यान नहीं करते, अगर उसको जाके मैं बोल दूं कि आप ये फलाने व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाया, आप उसको माफ कर दे, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर पाएंगे। अगर वो ध्यान से नहीं जुड़े हैं तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान करना जरूरी है, ताकि वो आपकी अवेयरनेस बढ़े, ताकि ये सारी चीजें जो है, जो इनर वर्क है, जो हमें खुद पे काम करना है, वो करना इजी हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा छठा, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो सातवां है वो है लॉ ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब हर्जाना, मुआवजा। ठीक है, तो ये भी रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है इसमें, लेकिन फीलिंग्स पे ज्यादा महत्व दिया है। वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीफ्स पे ज्यादा महत्व दिया था, ज्यादा जोर दिया था। ये लॉ ऑफ कंपनसेशन में फीलिंग्स पे है। मतलब आपके एक्शंस चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके हार्ट में क्या है वही आपको वापस मिलता है। मतलब आप कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपके हार्ट में वो ओपननेस नहीं है, वो काइंडनेस नहीं है, तो वो जो अच्छा काम है ना, उसका रिजल्ट आपको अच्छा जरा भी नहीं मिलेगा। आपकी फीलिंग्स क्या है कोई भी काम के पीछे, वो फीलिंग्स के हिसाब से ही वो चीजें अट्रैक्ट हो गई, उसके रिजल्ट अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो आप चाहे कितना भी दान कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी अच्छा काम कर लो, लेकिन आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है उसके पीछे, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। जो आठवां सिद्धांत है वो है लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी, मतलब निरंतर परिवर्तन, एनर्जी का, ऊर्जा का निरंतर परिवर्तन। जो ये यूनिवर्स में क्या है कि सिर्फ क्या कांस्टेंट है, चेंज इज कांस्टेंट। ठीक है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये पूरा यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली, निरंतर चेंज होता ही रहता है। ठीक है, और हमारे पास ये पावर है कि हम उसे चेंज कर पाए। ठीक है, हम कैसे चेंज कर पाते हैं? हम हमारे फ्रीक्वेंसी को, हमारे वाइब्रेशंस को ऊपर उठा के, हमारे इनर वर्क पे काम करके, जो भी इश्यूज है, इमोशनल इश्यूज है, उनको रिजॉल्व करके, वो सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके, है ना, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हम हमारे पास वो पावर है कि हम वो परिवर्तन ले आए, हमारी ऊर्जा में वो परिवर्तन ले आए। तो इसीलिए हमें कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम क्रिएटर है।
क्यों क्रिएटर है? क्योंकि हमारे पास ये पावर है, और ये पावर हम लोगों का बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है। हम लोग ज्यादातर नहीं करते, हम ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जो भी सिचुएशन है उसके साथ। हाँ ठीक है, ये ऐसा है, चलने दो, हमारे कर्म में है, और क्या, ऐसा करके हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन वो सिचुएशन से हम बहुत दुखी भी रहते हैं एट द सेम टाइम। अगर सुखी 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 कर लिया, मतलब सुखी मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या भी चल, कुछ भी चल रहा है लाइफ में, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सम भाव से हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और जी लिया, तो ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग दुखी होते होते, वो सहन करते करते हम लोग जीते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पावर है कि हम समझे कि उसके पीछे की वजह क्या है, वो वजह हम है, ठीक है, क्यों हुआ वो समझे, रिफ्लेक्ट करें, एनालिसिस करें, फिर हम हमारी ऊर्जा को ऊपर बढ़ाए, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करके हमें जो चाहिए नई चीज उसे मैनिफेस्ट करें। हमें हमारे जो नए रिश्ते अच्छे चाहिए उसे मैनिफेस्ट करें, हमें अच्छा करियर चाहिए तो उसे मैनिफेस्ट करें, ठीक है। तो ये लॉ वही कहता है कि निरंतर परिवर्तन ही यूनिवर्स का एक रूल है, सिद्धांत है। जो नौवा रूल है वो है द लॉ ऑफ रिलेटिविटी, मतलब सापेक्षता। अभी ये लॉ में दो तीन तरह के तरीके से इसको समझा जा सकता है। लॉ ऑफ रिलेटिविटी मतलब कि आप कंपेयर करते हो जनरली, हम मतलब हम सब कंपेयर करते हैं कि यार हमारी लाइफ में कुछ भी आ जाए चैलेंज, तो हम लोग बाहर नजर करते हैं, यार इसकी लाइफ में, इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, इसकी लाइफ में तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी लाइफ में सारी दिक्कतें हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये रिलेटिव है, आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है पूरी तरह से, ठीक है। हमारी लाइफ में हमें ही लगता है कि सब कुछ गलत चल रहा है और दूसरे की लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, वैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारी लाइफ में बैड सिचुएशन आई है वो हमारी वजह से आई है और वो हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। अगर हम लोग वो सीख जाए, उसका जो भी लेसन है वो सीख जाए, तो हम वो सिचुएशन से पार जा सकते हैं। जो दूसरी तरह से उसको समझा जा सकता है वो इस तरह है कि हम जजमेंट पास करते हैं लोगों पे। अगर कुछ हादसा हुआ, किसी ने किसी को मारा, तो हम लोग तुरंत जज कर लेते हैं कि इसने गलत किया, इसने नहीं मारना चाहिए था, इसने क्यों मारा। हम लोग न्यूट्रल नहीं रह पाते, हम लोग जज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमें पूरी सिचुएशन नहीं पता, उसका जो कॉज है उसका कारण नहीं पता, उसका कारण पिछले कोई जन्म में भी हो सकता है कि उसने शायद दूसरे व्यक्ति ने इसको पहले मारा होगा और ये इस जन्म में वापस से वो उसका बदला ले रहा है या जो भी है। तो हम तुरंत जज कर लेते हैं, न्यूट्रलिटी से वो सिचुएशन को नहीं देखते हैं। तो वो भी एक जो है वो एस्पेक्ट इस सिद्धांत से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जो भी देखते हैं वो न्यूट्रल तरीके से नहीं देखते हैं और उसको कुछ ना कुछ लेबल असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि यूनिवर्स जो है ना वो एक ब्लैंक कैनवस की तरह है, जो हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि एक सिनेमा है, थिएटर है, थिएटर की स्क्रीन पे प्रोजेक्टर एक मूवी को प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। तो वैसे ही ये हमारी कॉन्शियसनेस है, और उसमें हमारे जो थॉट्स है और वो सब बिलीव्स है, फीलिंग्स है, वो सब उस पे प्रोजेक्ट होती रहती है। तो अगर हम लोग हमारी जो थॉट्स है वो बहुत नेगेटिव है, तो जो हमारी मूवी भी है ना वो बहुत दुखी दुखी और नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे। लेकिन अगर हमारे थॉट्स है वो प्योर लव से भरे हुए हैं, कंपैशन, करुणा से भरे हुए है ना, दया से भरे हुए हैं, तो वैसी वाली मूवी हमें दिखाई देगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो इसीलिए हमें हमारे पर्दे पे, हमारी चेतना के पर्दे पे हमें कौन सी मूवी देखनी है वो हमें खुद को डिसाइड करना है।
जो 10वां सिद्धांत है वो है लॉ ऑफ जेंडर, जेंडर मतलब लिंग, राइट। तो ये यूनिवर्स दो तरह की ऊर्जा से बना हुआ है। एक है फेमिनाइन ऊर्जा और एक है मस्कुलाइन ऊर्जा। सॉरी, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था। एक है फेमिनाइन ऊर्जा और एक है मस्कुलाइन ऊर्जा। तो मतलब शिव और शक्ति दोनों से ये यूनिवर्स बना हुआ है। तो ये दोनों एनर्जी का बैलेंस बनाए रखना, पूरे यूनिवर्स में भी बनाए रखना और खुद के अंदर भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों अपोजिंग फोर्स है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जब वो दोनों मिल जाते हैं तब जो फोर्स रहता है, जो कंबाइंड फोर्स रहता है, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योग रहता है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यूनियन रहता है। जैसे हमारे कल्चर में अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति के मिलन के बाद जो होता है वो अर्धनारीश्वर है। जो अर्धनारीश्वर है वो शिव से भी ज्यादा स्ट्रांग है और शक्ति से भी ज्यादा स्ट्रांग है, वो दोनों का यूनियन है। और जो चाइनीज में यिन और यांग एनर्जीज कहते हैं जिनको, वैसे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। तो हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कपल्स रहते हैं, पावर कपल्स जिनको कहते हैं, जो एक दूसरे के पूरक रहते हैं एंड देन दे क्रिएट इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे महात्मा गांधी और उनकी वाइफ, वैसे बहुत सारे पावर कपल रहते हैं। तो और हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी देखें तो ईडा और पिंगला दोनों नाड़ी रहती है, राइट। एक नाड़ी जो है वो फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाती है और एक जो नाड़ी है वो मस्कुलाइन एनर्जी को दर्शाती है। जब ये दोनों नाड़ी बैलेंस में आती है तभी जो हमारी सुषुम्ना है वो ओपन होती है। और जब सुषुम्ना ओपन होती है तभी हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो हमारे शरीर के, हमारे खुद के भीतर भी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, दोनों लेफ्ट साइड ब्रेन, राइट साइड ब्रेन, दोनों का इक्वली काम करना बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग दोनों इक्वली जरूरी है। इमोशनल सेंसिटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो 11th है सिद्धांत वो है लॉ ऑफ पोलैरिटी, मतलब कि अपोजिट्स। अभी जैसे यूनिवर्स में हर चीज का अपोजिट होता है, ठंडा गरम, दिन रात, खुशी सुखी दुखी, है ना। तो वैसे हर चीज में एक दो एक्सट्रीम होते हैं और हर चीज को आपको एक्सपीरियंस करना है तो पहले उसके एक्सट्रीम को भी करना पड़ता है आपको एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपने खुशी को एक्सपीरियंस करना है तो पहले आपको दुख को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आपको लाइट को एक्सपीरियंस करना है तो पहले डार्कनेस क्या है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर गर्म क्या है समझना है तो पहले ठंडा क्या है वो भी समझना पड़ेगा। तो ये दो जो पोलैरिटी है, जो एकदम अपोजिट है, जो दोनों एक्सट्रीम पे है, उनको समझने के लिए आपको दोनों को, मतलब एक को समझने के लिए आपको दूसरे का समझना ही पड़ेगा। मतलब वो एक सिक्के की दो बाजू है, दो साइड्स है। तो और हर एक चॉइस सही या गलत नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो दुखी है वो गलत है, जो डार्क है वो गलत है ना। वैसा नहीं है। आपको वो चॉइस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि दूसरा क्या है। तो इसीलिए हम लोग जब धरती पे आते क्यों आते हैं कि हम भूल के आते कि हम क्या है। हम ये भी भूल जाते कि हम एक आत्मा है, हम परमात्मा से ही आए हुए हैं। ये सारी चीजें भूल के हम लोग क्यों आते हैं, ताकि हम एक एक्सट्रीम को महसूस कर पाए, एक एक्सपीरियंस कर पाए, ताकि हम रियलिटी में क्या है वो याद कर सके। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ पोलैरिटी है। फिर जो आखिरी वाला जो है वो लॉ ऑफ रिदम है, ताल। ठीक है, तो कहते हैं कि यूनिवर्स में हर चीज का एक साइकिल रहता है, एक रिदम रहता है। अभी जैसे दुनिया में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, अगर दिन है तो रात भी है।
जो ऋतुएं हैं वो भी साइकिल में चलती हैं। पूरा अर्थ है जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाता है, सूर्य भी गैलेक्सी के आसपास चक्कर लगाता है। तो वैसे पूरा जो यूनिवर्स है वो एक ताल में, एक रिदम में काम करते हैं। तो और एट द सेम वो जो साइकिल होता है, तो दैट मीन्स कि एवरी टाइम इट इज चेंजिंग। मतलब दिन कंटिन्यूस नहीं रहता है, रात कंटिन्यूस नहीं रहती है ना। रात के बाद 101% दिन आने ही वाला है। अगर आपका जन्म हुआ है तो 101% डेथ कभी ना कभी आने वाली है। आप बहुत लंबा भी जी सकते हो, 200, 300, 400, 500 साल, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी तो डेथ आएगी। ठीक है, तो जन्म है तो मृत्यु भी है। तो ये पूरे एक ताल में, एक सिस्टम में, एक रिदम में पूरा यूनिवर्स काम करता है। तो इसीलिए जो योगी रहते हैं, जो साधु रहते हैं, वो एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं कि जहां पे उनको ये रिदम और ताल से इतना फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम लोगों का एग्जाम्पल ले लो, ठंडी आ गई, विंटर सीजन आ गया, अरे बाबा बहुत ठंड है इस साल, तो बहुत बहुत ज्यादा ठंड है। गर्मी आ गई, अरे हीट वेव आ गया, बहुत गर्म हो रहा है। बारिश आ गई, यार सब जगह पे कीचड़ हो गया। हम लोगों का कंप्लेंट चलता रहता है ना, कुछ ना कुछ चीज। चेंज चेंज हमें इतना जल्दी से माफक नहीं आता, हम लोग उसकी मतलब किसी ना किसी तरह से आलोचना करते हैं, कंप्लेन करते हैं। लेकिन जो योगी रहता है ना, वो हमेशा समभाव में रहता है, स्थित प्रज्ञ में रहता है। उसको पता है कि ये जो है चेंजेस वो टेम्पररी है, वो रहने नहीं वाले, वो चले जाएंगे, कल कुछ और आ जाएगा। तो इस तरह से योगी जो है वो हमेशा समभाव में रहता है, क्योंकि उसको पता है कि यूनिवर्स की खुद की एक रिदम है, खुद का एक साइकिल है। तो साइकिल में हमेशा इसके बाद, दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद वापस दिन आएगा, सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद वापस सुख आएगा। तो ये है लॉ ऑफ रिदम। तो इसी के साथ हमारे पूरे 12 जो सिद्धांत है, लॉज है, यूनिवर्सल लॉज, खत्म हो रहा है। अगर इसके रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू पुनीत जी। थैंक यू अनीता जी। आई थिंक सबको एकदम क्लियरली समझ में आ गया। यस मैम, इतना अच्छे से समझाया आप लोग। थैंक यू एवरीवन। एकदम धैर्य से मुझे सुनने के लिए थैंक यू, सबका बहुत बहुत आभार। यस मास्टर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मैम से। किस तरह? आई थिंक सुमित्रा जी, एवरीवन, किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं लग रहा है, वी कैन यस मैम। हाँ तो मैम ठीक है, आज आपका जो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ही मतलब अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, मोहित जी ने हैंड रेस किया है। जी हाँ मोहित मोहित जी बोलिए। मैम, मेरे को ये पूछना था, ये चक्रास के लिए आप अलग से भी लेते हो कुछ क्लासेस? जी। मैं नहीं कर लेती, मैं कुछ क्लासेस नहीं लेती, लेकिन चक्र ध्यान आपको चाहिए तो मुझे आप पिंग कर दीजिए, मेरा नंबर मैं चैट में डालती हूँ। मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगी चक्र ध्यान पे। ठीक, आपके नंबर भी डाल दीजिए हाँ, अगर मैं कुछ पे मैं डाल अपने सकते हैं। चैट में डाल देती हूँ नंबर, या आप सुमित्रा देवी से भी ले सकते हैं मेरा नंबर। हाँ मैम, आप ग्रुप में डाल दीजिए, वीडियो जो भी है ध्यान का चक्राज का है, मैं सबको दे दूंगी। हाँ, शेयर कर मैं जो फॉलो फॉलो करती हूँ वही वीडियो में डाल देती हूँ। यस मैम। मैं उसी से इंस्पायर होकर लिया है, मेरा खुद का नहीं है। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू मोहित जी। बाला सिंह, यस मैम बोलिए। हाँ जी मैम, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहे हैं, उस दिन से एक ही मैसेज पे मैं ज्वाइन कर रही हूँ। ओके मैम, अपना नंबर आप बताइए मैंने मुझे। उस दिन दिया था अपना नंबर, फिर भी नहीं आ रहे।
एक मिनट, फिर से मैं आपको जोड़ दे दिया दूंगा। बोलिए, नंबर बोलिए। नंबर है 9971 9971। 28 जी मैम। 9971280041। थैंक यू मैम। अभी मैंने कोई मैसेज? जोड़ दूंगी आपको। ठीक है। ये मैम ग्रुप में तो सभी मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, आएंगे। और ये पिरामिड का जो आप नोएडा में कह रहे थे, उसका भी आप कह रहे थे ना? जी जी मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैम एक मेरा क्वेश्चन है जी कि बोलिए। मैम जैसे कर्मा थ्योरी कहाँ करती है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आपने 12 रूल्स जो बताए हैं, तो ये सारे 12 रूल्स कर्मा, जैसे आपने का बताया कॉजल एक लेवल है जिसपे उसका नाम क्या, वहाँ सब कर्मा कॉज वो एंड कर्मा इफेक्ट। से रिलेटेड। हाँ तो मैम ये बता, हम जिस सिचुएशन में है उसको टैकल करने के लिए, हम एडजस्टमेंट करने के लिए तो मेडिटेशन है, बट क्या हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। आप अपना लेसन जो भी लर्न करना है वो लर्न करके आप उसे चेंज कर दें। तो मैम ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने फुल्ली इसको लर्न कर लिया है, या हमारा मन हट जाएगा उस इच्छा से, मतलब कैसे हमें ये पता लगेगा कि हमने फुल्ली लर्न कर लिया, अब नाउ वी आर गोइंग टू बी एवोल्यूशन जनरली नेक्स्ट स्टेप है? जनरली लेसन लर्निंग में क्या होता है, लव रहता है, अनकंडीशनल लव फॉर अदर हम्म पीपल, या जो भी सिचुएशन है उसके लिए एक्सेप्टेंस रहता है। हम्म अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो आप मतलब चाहे कितना भी उसे चेंज करने की कोशिश करोगे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको आपका माइंड कहीं ना कहीं पकड़ के रखेगा पीछे। मतलब आपने अगर किसी को दिल से नहीं माफ किया है। मैम होता है मेरे साथ मैं पोलैंड में था, तो मेरा जो बॉस था उसने मुझसे मतलब कि गलत धोखा देके मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो हम्म। उसने मुझे एक्सप्लॉइट करा। वहां मुझे रूल्स पता चले, मैंने उसको दिल से बहुत माफ करा, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में गिल्ट रहा। हम्म। तो सो डेट भी मैंने ब्रह्मा कुमारी के वहां पे भी ज्वाइन करा, वहां पे पोलैंड में जो थी उनका पॉलिश में था, बट मैं इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करके मुझे बताते थे। धीरे 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 मैंने फॉरगिव करा, और आज मैंने बिल्कुल फॉरगिव कर लिया, मेरे मन में उनका ख्याल भी नहीं आता। पता परफेक्ट। ऐसे मेडिटेशन के मेरे मन में बिल्कुल ख्याल भी नहीं आता। वो उनको मेरे लिए ईर्ष्या, बट मेरे को उनके लिए ईर्ष्या नहीं है, लेकिन मैं उनको देखना भी नहीं चाहता, मतलब क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी वो दैट इज जले, ओके, दैट इज इसलिए नहीं किया। परफेक्टली फाइन। लेकिन हाँ आपने तो खुद मैम को भी ये तो माफ मेरे को, किया है क्या? हाँ मैंने खुद को माफ करा है, लेकिन मेरे को जैसे अभी कहते हैं ना पैटर्न, अगेन एंड अगेन कर्मास के अकॉर्डिंग ना कुछ सेम पैटर्न की चीजें आती हैं। यस। मैंने अपनी लाइफ में देखा है सेम पैटर्न की चीजें आती हैं। तो अभी मतलब पता नहीं, या तो मुझे लर्निंग मेरा वो नहीं हुआ अभी, या यस तो मैं ये समझता यस 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 यस, लर्निंग पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हूँ। आप फिर भी इंटेंशन लेके वो सिचुएशन से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन क्लियरिंग क्लियरिंग करते रहना पड़ेगा आपको। हाँ वही It मैम, is मैं like that. रेगुलर क्लीनिंग करता रहता हूँ, तो सो डैट कि अब मेरे में इतना बदलाव आ गया कि अभी मुझे जैसे बहुत ज्यादा होता था, अब ऐसे हवा आई और चली गई ऐसा अब हाँ बस। लगता है, यस यस। इतना बस वही, होता यहाँ है। रोज इनर तो वर्क बस, करते रहना पड़ेगा, लेकिन हम चेंज हाँ कर जी। सकते हैं। हाँ, तो मैम ये जो चेंज है वो ऐसे ही स्लोली स्लोली चेंज होगा, या एक बार मैंने लर्न कर लिया तो एकदम चेंज होगा? अब कई होते हैं जैसे मास्टर्स होते हैं, जैसे पत्री जी है, पत्री जी से हम किसी ने मिला, मैंने उनकी बुक्स पढ़ी हैं, उन्होंने इमीडिएटली कोई बात कही और वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है ना, उन्होंने इतना मेडिटेशन किया ऐसा है, ऐसा उनकी होता है कि frequency- कोई हम किसी महात्मा के पास जाए और उससे अपनी फ्रिक्वेंसी वो हमें दे, तो हमारी एकदम चेंज आ जाए? हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। नहीं बट मतलब बाई चांस मेरे को एक लगता है माहौल तो बन जाता, वी आर जस्ट शॉर्टकट, वी वांट जस्ट शॉर्टकट। there are no shortcuts in life, and मैम definitely लेकिन not in टेस्ट मिलती है, spirituality. बट मैम मैंने देखा है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि मैं एज ऑफ 4 से बहुत सारे मतलब मॉन्क से और बहुत सारे सेंट से मिला, और एक मुझे स्ट्रेंथ मिली कि मैं अपनी जर्नी को आगे कर सका। तो ये तो है कि मुझे उनका हेल्प मिलती है, और फ्रिक्वेंसी में तो नेचुरली ये चेंज आता है। तो मैं यही जानना चाहता था, जैसे पत्री जी के मैंने बहुत सारे पढ़े एक्सपीरियंस कि वो उन्होंने उनके पास गए, और अभी क्वेश्चन दिमाग में आया, और वो लास्ट रो में बैठे थे और इमीडिएटली उन्होंने आंसर कर दिया किसी और के आंसर।
क्योंकि आप आपकी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी टेलीपैथी और बहुत सारी जो सिद्धियां और भी रहे, जो हम अभी ऐसा मानते हैं कि जो गट फीलिंग, पैरानॉर्मल है वो मैम सब गेट भी फील हो आती जाता है, है। टेलीपैथी। टेलीपैथी हाँ, टेलीपैथी से भी पता चल जाता है, प्लस उनकी यस फ्रीक्वेंसी मैम। इतनी हाई होती है कि उनका मैनिफेस्टेशन भी बहुत इंस्टेंटेनियसली हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, ताकि वही कहते हैं ना कि ध्यान से ज्ञान आता है, और ज्ञान से हमारे सारे कर्म जल जाते हैं। ओके, है ओके। ना, भगवत गीता में हाँ लिखा जी, हुआ है कि ज्ञान से बिल्कुल हमारे बिल्कुल सारे कर्म नाश बिल्कुल। होते हैं। तो वही है, तो इसीलिए ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से कर्मों का नाश होना, अब मैम जो ये भी हम चेंज वाकई में कर ये भी सकते हैं। कहते हैं, मास्टर इंटरनल आके भी बर्न करता है, विदाउट मास्टर के कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तभी कहते हैं कि गुरु के थ्रू वी कैन लर्न एंड क्लियर द अवर ब्लॉकेजेस। वो गुरु कौन है लेकिन? वो हम गुरु खुद, हमारे अंदर, हमारी अपने ही अंदर बैठा हुआ, हमारी ही अपनी सोल है, बस बट वो हाँ, फेस दिखाने तो आते हैं। वही देखो, मैं भी मास्टर नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे ही हूँ। मैं आप तो 4 साल की उम्र से जुड़े हैं, मैं अभी अभी जुड़ी हूँ, तो मेरे पास भी आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं रहेगा, लेकिन मेरी जो समझ है अभी तक की, हम्म, उसके हम्म, हिसाब से ही मैं आंसर दे रही हूँ। मेरे आंसर गलत भी हो सकते हैं। मैंने आज जो आपको जो समझाया उसमें भी वो मैं ही समझती हूँ, उसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो ही सकता है। ठीक है, तो आप एक तो मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं, मैम कह के मत बुलाइए। क्योंकि मैं बहुत ही जूनियर हूँ इसमें। नहीं नहीं मैम, ये तो पता है एक्चुअल में आप हमारे को सिखा रहे, कुछ भी लर्न हम आपसे सीख रहे हैं, तो एज आप मेंटर हो, तो मेंटर हमेशा हायर होता है, कुछ आप लर्न नहीं, मैं करते हो वही तो मैं आपको बोल रही झुकना हूँ। ही है। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि मैं मेंटर हूँ यहाँ से, ऐसे सोचिए कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। आप अपनी समझ बोल रहे हैं, मैं मेरी समझ बोल रही हूँ, सच कुछ और ही है, कहीं और है जो शायद हमें नहीं पता है, और शायद पता भी है, जो भी है जैसा भी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हेलो। जी मैम, मुझे भी कुछ पूछना था। हाँ। जैसे आपने रिलेशनशिप में तो मैम बता दिया कि फॉरगिवनेस जैसे बहुत काम करती है, और ध्यान में हम खुद को माफ कर ले और दूसरों को माफ कर दे तो हम काफी हद तक अपने रिश्ते वगैरह सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैम, अगर कोई बीमारी से संबंधित हो, जैसे हमें कोई बड़ी बीमारी लगी है, और जैसे आपने सेकंड नंबर में मैम ये बताया कि हम जो है हमारे बारे में यकीन करते हैं वही हम बन बन जाते हैं। तो लेकिन मैम डेली अफर्मेशंस ये डालते हैं अपन यूनिवर्स में कि मैं हील हो जाऊं, मेरी बीमारी हील हो जाए और ठीक हो जाए, डेली हम डालते हैं। लेकिन फिर भी मैम कोई बीमारी इतनी बड़ी हो कि नहीं हील हो रही है, नहीं ठीक हो रही है, हम ध्यान में भी काफी सालों से हैं, तो ये कर्मा का कोई कुछ है या कभी होगा ठीक, या इसको हम कैसे हील कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम लोग पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते वो प्रोसेस को, इसलिए वो हमें ही पूरी तरह रिफ्लेक्ट करके ढूंढना है। या तो हम जब अफर्मेशन देते हैं तो फीलिंग्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब अफर्मेशन देते हैं, मैकेनिकल बोल गए मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरा शरीर ठीक काम कर रहा है, वो बोलना, और पूरे पूरे क्या कहते हैं, पूरे इमोशंस के साथ, पूरे फीलिंग्स के साथ अफर्मेशंस बोलना, उसे महसूस करना कि आप सही में ठीक हो गए हो, तब जो वो मैनिफेस्टेशन काम करता है वो फास्टर काम करता है। और मैम क्या यही बात हम किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं? किसी दूसरे की, हर एक सोल की अपनी प्लान रहती है, हर एक सोल की अपनी फ्री विल रहती है। आप कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर उसकी विल और आपकी विल अलाइंड हो जाए तो डेफिनेटली इट विल वर्क। थैंक यू लेकिन मैम। उसकी खुद की भी मैं क्या इच्छा है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर उसको ठीक नहीं होना है तो फिर वो नहीं हो पाएगा। मैम जैसे ठीक तो होना है लेकिन वो ज्यादा ध्यान में नहीं हो, और हम ध्यान में हैं, हाँ, तो आप क्या हम कोशिश कैसे के लिए कर कीजिए, सकते आप कोशिश कीजिए। देखो, मतलब सोल की इच्छा अलग होती है, माइंड की इच्छा अलग होती है, मैं सोल की बोल रही हूँ। हैं? ठीक है, तो जी लेकिन मैम। आप कोशिश कर सकते हैं डेफिनेटली। जी। ओके, थैंक यू मैम। यस अनिला जी। हेलो। हेलो। यस बोलिए। यस। हम ट्रेनिंग कैसे होती है?
क्या? क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। क्लीनिंग। जी अभी आपने बताया था क्लीनिंग। क्लीन करना मैम क्लीनिंग आपने अपने बोला, आप पे। क्लीनिंग कैसे होती है? हाँ जी क्लीनिंग मतलब इमोशंस की, अपने जी इमोशंस को प्योरीफाई करना है अपने। हाँ हाँ, तो जो लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस रहते हैं ना, उसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस डेवलप करने हैं। जो एंगर है, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, वो सारे जो लो फ्रीक्वेंसी वाले जो इमोशंस है, उससे हमें ऊपर बढ़ना है। उसको क्लीन करके धीरे धीरे अच्छे जो इमोशंस है उनको डेवलप करना है। ओके मैम, थैंक यू। आई थिंक अभी हो गया सबका, सुमित्रा जी। यस मैम, आज की सभा को यहीं पे विराम दिया जाए। तो मास्टर, आज को सभी को शुभ रात्रि और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो आज से आप यही विराम दीजिए अपनी ध्यान साधना को। कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी चैनल पे। थैंक यू थैंक यू, मैम, थैंक यू। बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद एवरीवन। मैम। थैंक यू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू मैम।